अरे डी टी आई बाई डी एस क्या लिखेंगी, टी डैश आई तो लिखेंगी। नेक्स्ट लिखिए थ्योरम। थ्योरम थ्योरम देखिए, प्रूव दैट, थ्योरम पे लगा लीजिएगा इंपॉर्टेंट, प्रूव दैट द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, प्रूव दैट द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, the necessary and sufficient condition for the curve to be a straight line, is that kappa is equal to 0, kappa is equal to 0 at all the points of the curve, at all the points of the curve, at all the points of the curve। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कोई भी कर्व है ये स्ट्रेट लाइन में तब कन्वर्ट होगा जब उसका कर्वेचर अर्थात कप्पा क्या हो जाए, 0। ऑब्वियस सी बात है, खुद सोचिए, कर्वेचर किसी चीज़ की बेंडिंग को दिखाता है कि वो कितना मुड़ा हुआ है। ये कोई कर्व था, मुड़ा हुआ दिख रहा है, मतलब इसका कुछ ना कुछ कर्वेचर रहा होगा। जब हमने इसको स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर दिया तो इसमें कहीं पे भी बेंडिंग नहीं है, झुका हुआ नहीं है, बेंडिंग नहीं है तो कर्वेचर नहीं है, कर्वेचर नहीं है मतलब कर्वेचर क्या होगा, 0। चूँकि थ्योरम में नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन दिया है तो पहले केस में हम मान लेंगे कि हमारा कर्व स्ट्रेट लाइन है, हमारा कर्व स्ट्रेट लाइन है, तो दिखाएंगे कि उसका कर्वेचर क्या होगा, 0। और दूसरे केस में मान लेंगे कि हमारे कर्व का कर्वेचर 0 है, दैट मीन्स वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन होने का मतलब जो कर्व का इक्वेशन है वो एक्स आई इज इक्वल टू लैम्डा ए प्लस बी फॉर्मेट में होगा। भाई आपको पता है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन का मतलब लीनियर इक्वेशन, तो अगर हम किसी तरह से दिखा दें कि कर्व का इक्वेशन इसी फॉर्मेट में है तो वो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तभी तो कहेंगे कि फलाना इक्वेशन स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन की पहचान होती है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, या ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। पहचान ये होती है कि उसके वेरिएबल्स 1 डिग्री के होते हैं। तो अगर हम किसी तरह से प्रूफ कर दें कि हमारा कर्व स्ट्रेट लाइन है, मतलब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, तो बात प्रूफ हो जाएगी। तो पहले केस में मान लेंगे कर्व स्ट्रेट लाइन है, दिखाएंगे कर्वेचर 0। दूसरे केस में मानेंगे कर्वेचर 0 है तो फलाना कर्व क्या है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, लिखिए प्रूफ। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बोलिए। एक्स आई इक्वल टू एक्स आई माइनस प्लस प्लस लैम्डा आई, लैम्डा एक्स आई एक्स डॉट आई, एक्स डॉट। स्ट्रेट लाइन का बताइए। कुछ नहीं, लैम्डा ए आई, एक्स आई वेरिएबल, ये वो पॉइंट जिससे पास कर रही है, ये स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो। क्यों भाई, लैम्डा पैरामीटर। ए आई का मान अलग अलग लेते हैं तभी अलग अलग स्ट्रेट लाइन मिलती है। अगर ए आई की जगह हम लोग ले लेंगे टी आई तो टेंजेंट लाइन बन जाएगा, क्योंकि ए आई मतलब उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन, टेंजेंट लाइन का डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन टी आई होता है। ठीक है मुकेश, चलिए लिखिए, डालिए प्रूफ। प्रूफ में लिखिए, पहली हेडलाइन डालिए नेसेसरी कंडीशन।
प्रूफ में पहली हेडलाइन डालिए नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन में हम लोग मान लेंगे कि हमारा कर्व स्ट्रेट लाइन है, तो दिखाएंगे कर्वेचर कप्पा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, लिखिए नेसेसरी कंडीशन में लिखिए सपोज दैट द कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन, suppose that the curve is a straight line, suppose that the curve is a straight line and let the equation of this straight line is xi is equal to x naught I प्लस AIS। क्यों ये लिए ये भी सुन लीजिए। किसमें रिलेशन चाहिए, स्ट्रेट लाइन और कप्पा में। कप्पा क्या होता है, DTI/DS किसका फंक्शन होता है, लैम्डा पैरामीटर होता है, इसीलिए हमने पैरामीटर की जगह क्या ले लिया है, S। xi वेरिएबल पॉइंट x नॉट I से पास कर रही है, AI लाइन का डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन, S पैरामीटर। क्यों S लिया है वो बात समझ में आ गई, क्योंकि हमको कर्वेचर वाला रिलेशन प्रूफ करना है। कर्वेचर वाले रिलेशन में क्या आता है, S, इसीलिए हमने पैरामीटर की जगह क्या ले लिया है, S। ठीक है, उतारिए। xi क्या है, x नॉट I जिससे पास कर रही है, AI डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन, S आर्क लेंथ दैट इज पैरामीटर। ये अभी लिखवाएंगे हम नीचे, लिखिए ये, इसको डालिएगा इक्वेशन नंबर 1। हो गया 1 के नीचे से लिखिए वेयर x नॉट I इज अ फिक्स पॉइंट, where x naught I is a fixed point through which the line passes, and AI is the direction ratio of the line, अब हमको प्रूफ क्या करना है, कप्पा इज इक्वल टू 0। कुछ ध्यान आ रहा हो तो इसी का हमने मान लिखवाया था, कप्पा इज इक्वल टू मॉड में x डबल डैश I, जिसको हमने फर्दर देन लिखवाया था अंडर रूट में x डबल डैश I डॉट x डबल डैश I। मोटा मोटी ऐसे समझिए, x I को कितनी बार डिफ्रेंशिएट करना है, 2 बार। किसके रिस्पेक्ट में, s के, डैश है ना s के, तो xi को 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू s, तब हमको क्या मिलेगा, कप्पा। लिखिए डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 with respect to s comma we have ब्लैक बोर्ड पे देखिए, इसको s के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x डैश I, ये फिक्स पॉइंट है, कांस्टेंट पॉइंट है, डिफ्रेंशिएशन 0 इज इक्वल टू 0, AI डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन कांस्टेंट होता है किसी भी लाइन का, कांस्टेंट, s को s के रिस्पेक्ट में करेंगे 1 मिलेगा। दिस इम्प्लाइज x डैश I इज इक्वल टू AI, इक्वेशन नंबर 2। फिर एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग with respect to s comma we get
फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x डबल डैश आई इज इक्वल टू 0। ठीक, x डबल डैश आई का मान 0। अब इतना उतारिए, फिर लिखवाना है थोड़ा सा हमको कप्पा के बारे में, तब फिर वैल्यू पुट करेंगे। ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये 4 लाइन। हो गया भाई? आगे बढ़े, चलिए नीचे से लिखिए। हेंस द कर्वेचर ऑफ द कर्व, 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 ब्रैकेट में लिखिए दैट इज स्ट्रेट लाइन, दैट इज स्ट्रेट लाइन, दैट इज स्ट्रेट लाइन, ब्रैकेट बंद, एट एनी पॉइंट पी एक्स आई, एट एनी पॉइंट पी एक्स आई, पी एक्स आई लिखने आता है, पी ब्रैकेट में एक्स आई, एट एनी पॉइंट पी एक्स आई is given by फॉर्मूला होता है कप्पा इज इक्वल टू अंडर रूट में x डबल डैश आई डॉट x डबल डैश आई। दिस इम्प्लाइज दैट कप्पा इज इक्वल टू 0। ठीक है, उतारिए। हो गया भाई? आगे बढ़े, लिखिए हेंस द कर्वेचर ऑफ स्ट्रेट लाइन, हेंस द कर्वेचर ऑफ स्ट्रेट लाइन एट, देखिए आर्बिटेरी पॉइंट था पी एक्स आई, अगर आर्बिटेरी पॉइंट पे कर्वेचर 0 हो गया, इसका मतलब सारे पॉइंट पे कर्वेचर क्या होगा? 0 होगा। हेंस द कर्वेचर ऑफ स्ट्रेट लाइन at every point of the curve is 0, at every point of the curve is 0, at every point of the curve is 0। ये थी आपकी नेसेसरी कंडीशन। अब क्या प्रूफ करेंगे? सफिशिएंट। सफिशिएंट में क्या मानेंगे? कर्वेचर इज इक्वल टू 0। बिल्कुल उल्टा ही करेंगे, कर्वेचर 0, ये क्वांटिटी 0, वर्ग करेंगे तो ये 0, डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट कर दीजिए, एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो ये, एक और बार इंटीग्रेट करेंगे तो ये, विच इज़ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, हम करा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, बहुत इंपॉर्टेंट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, ये मान के चलिएगा। ठीक है, लिखिए सफिशिएंट कंडीशन, नेक्स्ट हेडलाइन डालिए सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट में हम क्या मान के चल रहे हैं? कर्वेचर कप्पा इज इक्वल टू 0, और क्या दिखाएंगे? स्ट्रेट लाइन होगा। लिखिए कन्वर्सली, कन्वर्सली कॉमा सपोज दैट, सपोज दैट द कर्वेचर कप्पा ऑफ द कर्व, the curvature kappa of the curve, the curvature kappa of the curve at all the points
द कर्वेचर कप्पा ऑफ द कर्व एट ऑल द पॉइंट्स इज ज़ीरो, देखिए दैट इज कप्पा इज इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज मॉड ऑफ x डबल डैश आई इज इक्वल टू 0. पता है मॉड a इज इक्वल टू 0 का मतलब a इज इक्वल टू 0. ठीक है, उतारिए. समझ में आ रहा है? लोग कहते हैं कि कर्व इन स्पेस बहुत हार्ड है, हमको कुछ नहीं आया. हार्ड लग रहा है? ठीक है ना? कुछ नहीं आता है. हर एक टीचर यही कहता है कि सेक्शन ए जो पढ़ना है पढ़ लो, सेक्शन बी में कुछ नहीं कर पाओगे. ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं. पढ़ने और पढ़ाने वाले दोनों पे डिपेंड करता है. हम अगर घसीट लें तो घसीट आ जाएगा, तब नहीं समझ में आएगा. आराम से पढ़िए. हम कहते हैं हड़बड़ी किस बात की. लेक्चर बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ जाएगा. दिन बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ जाएगा. आप लोग सुबह नहीं आ रहे हैं, मरता क्या ना करता. जब लगेगा कुछ नहीं हो रहा है, आना पड़ेगा, है ना. अभी मरता वाली कंडीशन नहीं आई है, रुक जाइए. अभी मरता क्या ना करता, आना पड़ेगा. कितने दिन, दिसंबर बीत गया, 15 जनवरी तक की ठंड रहती है. 15 जनवरी के बाद एकदम अच्छी धूप सुबह निकलती है. आप चाहें तो एकदम आराम से 6:30-7 तक आ सकते हैं सुबह. अभी नहीं, मरने की कंडीशन आने दीजिए, तब बताएंगे. ठीक है, तो वो कंडीशन है. अभी तो आप लोगों का एक्स्ट्रा चला ही कहाँ है. मेरे हिसाब से हमको तो नहीं लगता 4 घंटा 4.5 घंटा ही रोज़ बैठे हैं. ऐसा तो है नहीं कि 10 घंटा बैठा लिए हम किसी दिन, कि सुबह 6 बजे और शाम में 6 बजे भेजेंगे, 12 घंटा बैठा लिए. अभी तो वो नौबत आई नहीं है. जो चल रहा है चलने दीजिए, देखा जाएगा. लेकिन एक बात आपको हम जनरली बता रहे हैं, पढ़ना और पढ़ाना दोनों पे डिपेंड करता है. कोई भी चीज़ टफ नहीं होती. जैसे लोग कहते हैं कोप्लेनर फोर्सेस बाप है, किसी को आता नहीं है, समझ में नहीं आता. कुछ नहीं है ऐसा. पढ़ने और पढ़ाने वाले पे डिपेंड करता है. भाई जो चीज़ जितना टाइम लेगी उसको आप भगाएंगे तो वाकई में नहीं समझ में आएगी. तो पढ़िए आराम से, जब भगाने का होगा तो देखा जाएगा. और जो है सब इसी में है. फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म, सेकंड फंडामेंटल फॉर्म, जेटसिक, बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स है. उसमें तो केवल इंपॉर्टेंट पढ़ के जाना रहता है. लेकिन हाँ, ये अलग बात है कि अगर आपका बेस नहीं तैयार है तो वो कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे केवल रिजल्ट्स यूज़ होते हैं. रिजल्ट्स का यूज़ का मतलब कोई भी फॉर्मूला इसमें से हम उसमें लिख देंगे. अगर आपको फॉर्मूला नहीं आते तो बस फिर ख़त्म कहानी. तो वो आपको याद होना बहुत ज़रूरी है. जैसे एस डॉट का फॉर्मूला, एस का फॉर्मूला, कहीं पे हम कुछ भी यूज़ कर देंगे. तो ये सब आपको आना बहुत ज़रूरी है. इसके लिए आराम से पढ़ा रहे हैं. अभी तो छुट्टी चल रही है, हम क्या 1 बजे से आ जाओ, 1 से 6 पढ़ लो. जानबूझ के नहीं पढ़ाया जा रहा है कि ये ना हो कि ओवरफ्लो कर गया. ठीक है, कोशिश करिए 1 दिन 2 दिन में 1 टॉपिक ही कंप्लीट हो. 1 दिन में 2 टॉपिक कंप्लीट हो गया तो वो आपके लिए दिक्कत करेगा. ठीक है, इसीलिए आराम से चल रहे हैं कि जब वो कंडीशन आएगी भगाने वाली तब देखा जाएगा. उसकी वजह से आज को क्यों डिस्टर्ब करना, है ना. आज जो चल रहा है चलने दीजिए. चलिए लिखिए, यहाँ तक हो गया. अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट. लिखिए, इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन कॉमा वी हैव, इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन कॉमा वी हैव. देखिए, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं. जब एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो एक बार का डिफरेंशिएशन एक बार के इंटीग्रेशन से कैंसिल होगा, मिलेगा x डैश आई इज इक्वल टू 0 का इंटीग्रेशन 0. ठीक, 0 का इंटीग्रेशन 0. चूंकि इनडेफिनेट इंटीग्रल है तो साथ में एक कांस्टेंट आएगा ai, वेयर ai इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. कोई डाउट? आगे बढ़े. अगेन इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन कॉमा वी गेट, फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो x
आई, ठीक, इज इक्वल टू 0 का इंटीग्रेशन 0, बात खत्म। ए आई कॉन्स्टेंट, 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो जाहिर सी बात है एस के रिस्पेक्ट में चल रहा है तो एस, साथ में एक अनदर कांस्टेंट एक्स नॉट आई। दिस इम्प्लाइज एक्स आई इज इक्वल टू एक्स नॉट आई प्लस ए आई एस, वेयर एक्स नॉट आई इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये एक अलग बात हो गई कि ये इक्वेशन हमारा ट्रांसफॉर्म हो गया स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में, जो ये शो कर रहा है कि ये लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट एक्स नॉट आई एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियो ए आई। ठीक है, उतारिए। अगर आप लोगों का इच्छा ना हो तो आप लोग यहाँ पे कोई अदर कांस्टेंट दे सकते हो, मतलब यू शुड नॉट हैव टू टेक प्रेशर। अगर आपका मन नहीं कर रहा है, आपने सोचा अरे भाई हम तो यहाँ ए आई कॉन्स्टेंट लिए थे, मैम झुट्टे ही यहाँ एक्स नॉट आई लिख दी, आप बी आई ले लीजिए। मतलब ये मेरी तरफ से प्रेशर नहीं है कि ए आई है तो एक्स नॉट आई लेना है, बी आई भी ले लेंगे तो यहाँ पे बस क्या हो जाएगा बी आई। तब वो किस पॉइंट से पास करेगी, बी आई से। डायरेक्शन रेशियो क्या रखेगी, ए आई। मतलब दोनों आप लिख सकते हैं, इसलिए मैंने ये लिख दिया है। नहीं, सेक्शन बी से ज़्यादा तक नहीं पूछता है, दोनों से तो पेपर बराबर का ही बनेगा। ठीक है, पेपर तो दोनों से बराबर का ही बनता है, अधिक कम की तो गुंजाइश ही नहीं है। जैसे अब हमको कंपलसरी क्वेश्चन 1 छोड़ दे तो 5 क्वेश्चन करना है। 5 क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि सेक्शन ए से 3 क्वेश्चन, सेक्शन बी से 2 क्वेश्चन, मतलब किसी एक सेक्शन से 3, किसी एक से 2, वो आपकी सुविधा पे डिपेंड करता है। तो वो तो भाई झक मार के कोई 2 क्वेश्चन थोड़ी ना अपना छोड़ के चला आएगा एग्जामिनेशन में, करना ही करना है। 2 क्वेश्चन का मतलब 20 नंबर तो वैसे ही चला गया। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है, जिसमें आपके 6 क्वेश्चन होते हैं, 5 करना होता है 2-2 नंबर का। ठीक, 5 क्वेश्चन 2-2 नंबर का, मतलब 10 नंबर वो निकल गया। उसके बाद 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी, कुल मिलाकर के 5 क्वेश्चन करना होता है। किसी एक सेक्शन से 3, किसी एक सेक्शन से 2, 4, हाँ 2-2, पूरा 5 क्वेश्चन 2-2 करना होता है। तो 2 इससे 2 उससे करना ही पड़ेगा। अगर आपको सेक्शन ए में सब आ भी रहा है तो भी आपको झक मार के छोड़ करके एक बी में करना है 2+2 के अकॉर्डिंग, है ना। तो आएगा तो पेपर बराबर ही, लेकिन करना पड़ेगा भाई। और कर्व इन स्पेस अगर आपने पढ़ लिया तो 1 से 1.5 क्वेश्चन करने में सक्षम हो गए। अटकेगा क्या, 2 नंबर वाले में 1 या 2 क्वेश्चन, सेक्शन बी में आपका दूसरा, अटकेगा तो उतना ही। उसी के लिए आपको फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म, सेकंड फंडामेंटल फॉर्म पढ़ाया जाता है। हम क्या बोले, कर्व इन स्पेस खत्म होने का सीधा मेट्रिक स्पेस पे आएंगे, क्योंकि उसके बाद इसमें हमको केवल 5 से 6 नंबर का पढ़ाना है। 5 से 6 नंबर का पढ़ाने का मतलब ये है कि हम उसको हफ्ता 10 दिन में भी ख़त्म कर सकते हैं। हम हैं ना, चिंता क्यों कर रही हैं आप, हैं ना, हमको पता है ना हमको क्या पढ़ाना है, मत चिंता करके, हम हैं, बैठे हैं। हो गया भाई। कॉम्पैक्टनेस, कंटिन्यूटी, 2 चैप्टर सेक्शन बी की जान है। कॉम्पैक्टनेस हम पूरा पढ़ाते हैं, कंटिन्यूटी में हम 8 या 10 ही थ्योरम पढ़ाते हैं, उसी से पेपर में आता है। नीचे से लिखिए, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन, दिस इक्वेशन represents a straight line, this equation represents a straight line, this equation represents the straight line for all the value of, for all the value of, for all the value of ai and bi, for all the value of ai and bi, full stop. Hence the curve is a straight line, hence the curve is a straight line.
हेंस द कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन। हो गया। नेक्स्ट हेडलाइन डालिए टॉर्शन। हर साल हम लोग बच्चों को एक तोहफा देते हैं, है ना। तोहफे में कंटिन्यूटी का नोट्स देते हैं कि आप लोग ने साल भर हमको झेला, है ना, इतना मैट्रिक स्पेस पढ़ा, इसलिए बस कंटिन्यूटी गिफ्ट होता है। उसमें केवल वही क्वेश्चंस कराते हैं जो हमको पता है इस साल, पिछले 2 साल, इस साल में आने और अगले 2 साल में आने के चांसेस हैं। इसके अलावा कुछ नहीं कराते हैं। तो वो हमेशा हम यही बोल के पढ़ाते हैं कि ये मेरी तरफ से आप लोगों को सेशन के अंत का तोहफा है, और सबसे आखिरी में पढ़ाते हैं। वो गिफ्ट होता है कि बस इतने बड़े चैप्टर को इतने में कन्वर्ट कर दिया, और हम लिख के दे सकते हैं कि जो हमने पढ़ाया है उसी में से पेपर आएगा, इतने हम कॉन्फिडेंट रहते हैं। तो बस वो गिफ्ट रहता है, वो एकदम फरवरी के अंत में दिया जाएगा, है ना। तो परेशान मत होइए, हम बैठे हैं अभी। चलिए लिखिए टॉर्शन। एक बीमारी सुना होगा, टीबी, है ना, खतरनाक बीमारी है ना। बस ट्यूबरकुलोसिस, वेरी गुड, टीबी। बस रेट ऑफ चेंज ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू एस, इसी को बोलते हैं टॉर्शन। टॉर्शन को डिनोट करते हैं ट से, कर्वेचर को कप्पा, नाम में ही छुपा है, कर्वेचर सी इसलिए कप्पा, टॉर्शन टी इसलिए टाउ। टाउ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ बाइनॉर्मल विथ रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ एस। टीबी, टीबी कर्वेचर में टेंजेंट मतलब टी आई, ठीक है। टॉर्शन में टीबी, रेट ऑफ चेंज ऑफ बाइनॉर्मल विथ रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ इज कॉल्ड टॉर्शन टा। और इसके रेसिप्रोकल को बोलते हैं, डिनोट करते हैं सिग्मा से। सिग्मा इज इक्वल टू 1/टा। वहाँ था रो, यहाँ है सिग्मा, वहाँ था कप्पा, यहाँ पे है टा, ठीक है। लिखिए, लिखिए टॉर्शन एट अ पॉइंट P, टॉर्शन एट अ पॉइंट P, torsion at a point P of a curve is the arc rate of change in the direction of binormal, at point P. At point P, full stop. Its magnitude is denoted by टा। सिंबल बनाइए टा का और ब्रैकेट में लिखिए टाउ। इज डिनोटेड बाय टा, ब्रैकेट में टाउ। नीचे से लिखिए देयरफॉर टा इज इक्वल टू, वहां पे अगर आपको याद आ रहा होगा तो लिखवाए होंगे डेल बी आई अपॉन डेल एस मॉड में, और इसी पे लिमिट ले लिए थे डेल एस टेंड्स टू 0। ध्यान आया। टा इज इक्वल टू मिलेगा डी बी आई बाई डी एस मॉड में, ठीक है। लिखिए, और एस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उसको लिखते हैं बी डैश आई, ठीक है भाई। उतारिए। टी आई का तो आपने पढ़ा था डी एक्स आई बाई डी एस, बी आई का तो कुछ पढ़ा नहीं है, तो उसको लिखने की जरूरत भी नहीं है। कर्वेचर का उल्टा रेडियस ऑफ कर्वेचर, टॉर्शन का उल्टा रेडियस ऑफ टॉर्शन।
कर्वेचर के उल्टे को रो से, टॉर्शन के उल्टे को सिग्मा से। हो गया, आगे बढ़े मुकेश, ठीक है, आगे बढ़े। लिखिए नीचे से, द रेसिप्रोकल ऑफ टॉर्शन, द रेसिप्रोकल ऑफ टॉर्शन, द रेसिप्रोकल ऑफ टॉर्शन is called radius of torsion, is called radius of torsion, is called radius of torsion, denoted by sigma, denoted by sigma, sigma का साइन बना लीजिएगा, denoted by sigma, denoted by sigma, and is defined as, and is defined as, and is defined as सिग्मा इज इक्वल टू 1/τ, ब्रैकेट में बंद कर दीजिएगा, सिग्मा इज इक्वल टू 1/τ। हो गया भाई, आगे बढ़े। अभी आपने पढ़ा था कि कोई भी कर्व स्ट्रेट लाइन तब होता है जब उसका कर्वेचर क्या होता है, 0। ठीक ऐसा ही एक थ्योरम और, कि कोई भी कर्व प्लेन कर्व होता है, प्लेन कर्व मतलब प्लेन होता है जब उसका टॉर्शन 0 होता है। क्यों? टॉर्शन मतलब होता है टेंडेंसी ऑफ रोटेशन, ठीक है। अगर वो प्लेन कर्व होगा, 2D में होगा, तो उसके रोटेट करने की क्षमता 0 हो जाएगी, वो रोटेट नहीं करेगा। मतलब कोई भी प्लेन कर्व होता है तो टेंडेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ दिस प्लेन कर्व इज इक्वल टू 0, उसकी रोटेशन की कोई भी टेंडेंसी नहीं होती है। ठीक है, लिखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में से एक थ्योरम आपको एग्जाम में मिल जाएगा। थ्योरम लिखिए, थ्योरम लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ना। लिखिए, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, the necessary and sufficient condition, the necessary and sufficient condition that a given curve, that a given curve is a plane curve, is a plane curve, is that torsion becomes 0, torsion becomes 0 at all the points, at all the points of the curve, टॉर्शन बिकम्स 0 एट ऑल द पॉइंट्स ऑफ द कर्व। बिल्कुल पहले जैसा, अब हम कुछ समझा नहीं रहे इसमें, ठीक है। वहाँ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखे थे, यहाँ पे किसका इक्वेशन लिखेंगे, प्लेन कर्व का लिखेंगे, ठीक है। जो प्लेन कर्व होता है, सोचिएगा, बात को ध्यान से सुनिएगा, प्लेन कर्व होगा, प्लेन कर्व, उसके लिए हर एक पॉइंट पर बाई नॉर्मल BI का मान फिक्स होगा। मतलब ये प्लेन है, प्लेन है अगर ये, तो हर एक पॉइंट के लिए टेंजेंट सेम होगा। अगर टेंजेंट सेम है तो हर एक पॉइंट पे बाई नॉर्मल ऐसे ही होगा। जैसे ये ब्लैक बोर्ड, अगर इस ब्लैक बोर्ड पे कोई भी लाइन खींचते हैं तो वो इस ब्लैक बोर्ड की टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन मतलब अगर ऊबड़ खाबड़ होता तो टेंजेंट लाइन बदल जाती। प्लेन है तो ये भी टेंजेंट, 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 सारी लाइन कैसी होगी, टेंजेंट। इस पॉइंट पे भी बाई नॉर्मल ये, 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 नॉर्मल को ही अब हम बाई नॉर्मल कह रहे हैं। इस पॉइंट पे भी बाई नॉर्मल ये, इस पॉइंट पे भी बाई नॉर्मल ये, इस पॉइंट पे भी बाई नॉर्मल ये, हर एक पॉइंट पे बाई नॉर्मल यही होगा। मतलब BI क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया।
तो प्लेन कर्व की पहचान ये होती है कि उसके लिए बी आई क्या होता है, कांस्टेंट होता है। प्लेन कर्व का मतलब समतल सतह है। समतल सतह का मतलब उसमें कोई भी ऊबड़ खाबड़ पोर्शन नहीं है। जैसे ये खिड़की समतल नहीं है, उठा हुआ है यहाँ से, यहाँ पे बाई नॉर्मल और टेंजेंट दोनों बदल जाएगा, यहाँ बाई नॉर्मल और टेंजेंट दोनों बदल जाएगा। लेकिन चूंकि ये समतल है, प्लेन कर्व है, तो उस पर बाई नॉर्मल और टेंजेंट दोनों नहीं बदलेगा। तो बी आई क्या होगा, कांस्टेंट। दिमाग में चल रहा होगा मैम झुट्टा ही बी आई कह रही, टी आई भी तो कांस्टेंट होगा। टी आई कांस्टेंट इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमको टॉर्शन दिखाना है, और टॉर्शन का रिलेशन किससे होता है, बी आई से होता है। ठीक है, इस वजह से किसी भी प्लेन कर्व का टेंजेंट टी आई भी कॉन्स्टेंट, बी आई भी कॉन्स्टेंट। हमको टॉर्शन से रिलेट करना है, टॉर्शन बी आई से कोरिलेट होता है, इसलिए हम कौन सा रिलेशन लेके चलेंगे, बी आई का। तो किसी भी कर्व के लिए, प्लेन कर्व के लिए बी आई हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट होता है, बराबर मान होता है। ठीक है, बढ़े आगे, लिखिए प्रूफ में डालिए नेसेसरी कंडीशन। लिखिए सपोज दैट द कर्व इज अ प्लेन कर्व, द कर्व इज अ प्लेन कर्व। अगर वो प्लेन कर्व है तो क्या होगा, टेंजेंट और बाई नॉर्मल हर एक पॉइंट पर कांस्टेंट या फिक्स होगा। ठीक है, वही बात लिखवा रहे हैं। सपोज दैट द कर्व इज अ प्लेन कर्व, सपोज दैट द कर्व इज अ प्लेन कर्व, then the tangent and principal normal, then the tangent and principal normal at all the points of the curve, at all the points of the curve, at all the points of the curve lies on the plane of the curve, lies on the plane of the curve। टी आई और पी आई को कंटेन करने वाला प्लेन ऑस्कुलेटिंग प्लेन कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑस्कुलेटिंग प्लेन। ये पूरा एक्सप्लेनेशन हम आपको लिखवा रहे हैं मैथमेटिकल भाषा में कि क्यों बी आई कॉन्स्टेंट होगा उसके लिए। अब ऐसे तो कह नहीं सकते कि ऊबड़ खाबड़ नहीं है तो हर एक पॉइंट पे टेंजेंट और बाई नॉर्मल सेम होगा, है ना, तो उसको बस मैथमेटिकल भाषा में लिखवा रहे हैं। ठीक है, ऑफ द कर्व दैट इज द प्लेन ऑफ द कर्व इज द ऑस्कुलेटिंग प्लेन, that is the plane of the curve, it's the osculating plane, the plane of the curve is the osculating plane at all the points of the curve, at all the points of the curve। ठीक है, नीचे से लिखिए दिस implies the component BI, the component BI, the component BI of unit binormal vector, of unit binormal vector is constant, is constant। नीचे से लिखिए that is BI is equal to constant, this implies dBI by ds is equal to 0, this implies mod of dBI by ds is equal to 0, this implies torsion τ is equal to mod of dBI by ds is equal to 0, this implies τ is equal to 0।
आज हम लोग सेरेट फेरेट फार्मूला पे आ जाएंगे। सेरेट फेरेट फार्मूला क्या होता है वो हम लिखवा तो देंगे, प्रूफ कल होगा उसका, ठीक है। हो गया भाई? नीचे से लिखिए, हैंस द टॉर्शन, आर्बिटेरी पॉइंट पे टॉर्शन जीरो, इसका मतलब सारे पॉइंट्स पे टॉर्शन क्या होगा? जीरो। हैंस द टॉर्शन टॉ, हैंस द टॉर्शन टॉ at all the points, at all the points of the plane curve is zero. Hence the torsion tau at all the points of plane curve is zero. हो गया भाई? अब लिखिए sufficient condition, sufficient condition। सफिशेंट कंडीशन, सफिशेंट में मान लेंगे सारे पॉइंट्स पे टॉ क्या है? जीरो, तो दिखाना होगा वो क्या होगा? प्लेन कर्व। प्लेन कर्व का मतलब बी आई कैसा आना चाहिए? कांस्टेंट आना चाहिए, ठीक है। लिखिए, कन्वर्सली लेट अस कंसीडर, कन्वर्सली लेट अस कंसीडर कॉमा द टॉर्शन टॉ, the torsion tau at all the points of the curve, at all the points of the curve is zero, is zero। नीचे से लिखिए that is tau is equal to zero। देखिए ज़रा, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये बिल्कुल उल्टा स्टेप लिखेंगे। ये ज़ीरो, ये लिखिए दिस इम्प्लाइज करके ये ज़ीरो, दिस इम्प्लाइज करके ये ज़ीरो, यहाँ तक लिख लीजिए, बस यहीं तक लिखिएगा। उल्टा, बिल्कुल उल्टा, सीधा मत लिख लीजिएगा। ये यहीं तक लिखिए। हो गया? अब इसको एक बार क्या कर देंगे? इंटीग्रेट, है ना। डिफ्रेंशिएशन का साइन हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। लिखिए, इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन कॉमा वी गेट, इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन कॉमा वी गेट। जब इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो बी आई इज इक्वल टू जीरो का इंटीग्रेशन जीरो, क्यों भाई? और इनडेफिनिट इंटीग्रल है तो एक कांस्टेंट क्या आएगा? सी आई। दिस इम्प्लाइज दैट बी आई इज इक्वल टू सी आई, वेयर सी आई इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए, हो गया? इसका मतलब बाइनॉर्मल क्या हो गया? कांस्टेंट। बाइनॉर्मल कांस्टेंट होने का मतलब कि प्रिंसिपल, नॉर्मल और टेंजेंट तीन ही होता है, टी आई, पी आई और बी आई। बी आई कॉन्स्टेंट हो गया तो कौन कौन बचा? टी आई और पी आई। टी आई मतलब टेंजेंट, पी आई मतलब प्रिंसिपल, नॉर्मल। तो पी आई और टी आई एक ही प्लेन में लाई करेंगे, एक प्लेन में लाई करेंगे तो ऑस्कुलेटिंग प्लेन होगा। ऑस्कुलेटिंग प्लेन मतलब प्लेन कर्व होगा, ठीक है। लिखिए, नीचे से लिखिए, दिस शोज दैट बाइनॉर्मल इज कांस्टेंट, दिस शोज दैट बाइनॉर्मल इज कांस्टेंट, दिस शोज दैट बाइनॉर्मल इज कांस्टेंट। देखिए होता क्या है, टी आई
टेंजेंट एक्स एक्सिस, टेंजेंट के परपेंडिकुलर कौन होता है? नॉर्मल। नॉर्मल इसी को बोलते हैं पी आई। पी आई मतलब प्रिंसिपल नॉर्मल, मतलब मुख्य नॉर्मल। मुख्य नॉर्मल मतलब जो आप अपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल नॉर्मल। प्रिंसिपल नॉर्मल मतलब मुख्य नॉर्मल। मुख्य नॉर्मल का मतलब साधारण भाषा में नॉर्मल। टी आई को क्या साधारण भाषा में कहेंगे? टेंजेंट। देहाती भाषा में इसको देहाती भाषा में कहते हैं नॉर्मल। दिक्कत क्या आई? इन दोनों की जो नॉर्मल होता है उसको क्या बोलते हैं? बाई नॉर्मल। तो कभी हम आपसे बोले टेंजेंट और नॉर्मल, तो टेंजेंट मतलब टी आई, नॉर्मल मतलब प्रिंसिपल नॉर्मल, और जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है वो बाई नॉर्मल। पी आई बचपन वाला नॉर्मल है आपके, ये ध्यान रखिएगा, इसीलिए उसको प्रिंसिपल नॉर्मल कहते हैं, मतलब मुख्य नॉर्मल। मुख्य नॉर्मल मतलब जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और जो दोनों के परपेंडिकुलर हो जेड एक्सिस, उसको क्या कहते हैं? बाई नॉर्मल। तो अगर हम देहाती भाषा में कभी नॉर्मल कह दें तो आप ये समझिएगा कि देहाती हो गई है मैम, वो मतलब प्रिंसिपल नॉर्मल की बात कर रही हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल नॉर्मल का मतलब नॉर्मल, बाई नॉर्मल का मतलब जेड एक्सिस, मतलब दोनों नॉर्मल। अगर हमारा ये कर्व प्लेन कर्व है, ऊबड़ खाबड़ नहीं है, तो उस पर टेंजेंट और नॉर्मल फिक्स हो गए, टेंजेंट और प्रिंसिपल नॉर्मल फिक्स हो गए। ये दोनों फिक्स हो गए, इसका मतलब बाई नॉर्मल कांस्टेंट हो गया। इसको और इसको कंटेन करने वाले प्लेन को क्या कहते हैं? ऑस्क्यूलेटिंग प्लेन कहते हैं, ठीक है। चलिए लिखिए, दिस शोज दैट बाई नॉर्मल इज कांस्टेंट, ठीक है। कुछ और लिखवाएं? नीचे से लिखिए, हैंस टेंजेंट एंड प्रिंसिपल नॉर्मल, हैंस tangent and principal normal, hence tangent and principal normal at all the points of the curve, at all the points of the curve, at all the points of the curve lies on the plane of the curve, lies on the plane of the curve, lies on the plane of the curve। नीचे से लिखिए, hence curve is a plane curve, hence curve is a plane curve, hence curve is a plane curve, hence curve is a plane curve। हो गया। नेक्स्ट हेडलाइन, सेरेट फ्रेनेट फॉर्मूला, सेरेट फ्रेनेट फॉर्मूला, सेरेट फ्रेनेट फॉर्मूला। आपने टी आई पढ़ा, बी आई पढ़ा, पी आई पढ़ा। टी आई का डिफ्रेंशिएशन टी डैश आई, पी आई का डिफ्रेंशिएशन पी डैश आई, बी आई का डिफ्रेंशिएशन बी डैश आई। फिर दो नई चीज़ पढ़ी, कप्पा और टॉर्शन ट। इन्हीं पांच में संबंध स्थापित करता है सेरेट फ्रेनेट फॉर्मूला, ठीक है। क्या होता है वो लिख लीजिए, लिखिए, द सेट ऑफ थ्री रिलेशंस, the set of three relations, the set of three relations involving space derivatives, involving space derivatives, स्पेस डेरिवेटिव्स का मतलब आर्क लेंथ डेरिवेटिव, आर्क लेंथ डेरिवेटिव का मतलब एस के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, एस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आता है? डैश आता है, ठीक है। इन्वॉल्विंग स्पेस डेरिवेटिव्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट वेक्टर्स, ऑफ फंडामेंटल यूनिट वेक्टर्स, ऑफ फंडामेंटल यूनिट वेक्टर्स टी आई कॉमा बी आई
कॉमा पी आई, तीन ही फंडामेंटल होते हैं, टी पी बी, है ना, आर नोन एज सेरेट फ्रेनेट फॉर्मूला, आर नोन एज सेरेट फ्रेनेट फॉर्मूला, आर नोन एज सेरेट फ्रेनेट फॉर्मूला। ब्लैक बोर्ड पे देखिए, टी आई को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो टी डैश आई, पी आई को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पी डैश आई, बी आई को डिफ्रेंशिएट करेंगे बी डैश आई। इसका फॉर्मूला होता है कप्पा पी आई, आएगा कैसे वो कल बताएंगे, ट बी आई माइनस कप्पा टी आई इज इक्वल टू माइनस ट पी आई। तीनों उतार लीजिए, इसके बाद प्रूफ डाल के छोड़ दीजिएगा, वो अगले टर्न पे बताएंगे। हो गया भाई, कल 2 बजे से, ठीक है, परसों नरसों छुट्टी, 2 तारीख को टेस्ट के साथ पूरा मारा।